नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सामर्थ्य अकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप पीछे स्लाइड में देख पा रहे हैं, आज हमको छत्तीसगढ़ के इतिहास में पढ़ना है नलवंशी शासकों का इतिहास। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही जाएगा, तो आज के टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत करना, लास्ट तक देखना वीडियो। आपको आज पूरा छत्तीसगढ़ के इतिहास में जो नलवंशी शासकों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरा इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। आप लोग थंबनेल देख करके यहाँ पर आबकारी आरक्षक और सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल देख करके आप इस वीडियो को स्किप कर रहे हैं, तो आप गलती कर रहे हैं। ये वीडियो छत्तीसगढ़ के जितने भी एग्जाम हैं, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, CGPSC, CGVAPM, सबके लिए इक्वल रूप से इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन बैच में आकर के तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे पास दुर्ग में आकर के बाफना मंगलम के पास जुड़ सकते हैं और ऑफलाइन की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तैयारी संबंधी किसी भी प्रकार के प्रश्नों को पूछने के लिए आप हमें इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। कांस्टेबल के लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ चली रही है हमारे यहाँ। हमारे एप्लीकेशन पर आबकारी के लिए भी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर दिया गया है। आप लोग जल्दी से जल्दी उससे जुड़ करके अपनी तैयारी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए अब देरी नहीं करते हैं, आप सभी को छत्तीसगढ़ में नलवंशी शासकों का इतिहास बताते हैं। पर उससे पहले एक आखिरी है ना, आप सभी को पता है मैं क्या कहने वाला हूं। अगर आप हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, लाइक कमेंट और शेयर करना नहीं भूलना है। तो चलिए भैया क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं छत्तीसगढ़ में नलवंशी शासकों का इतिहास। नलवंशी शासकों के बारे में अगर हम देखें तो नलवंशी शासकों की इतिहास से संबंधित जो सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि छत्तीसगढ़ में नलवंशी जो शासक हैं, वो जो शासन कर रहे हैं, वो अगर आप मैप के अकॉर्डिंग देखते हैं, मैप के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आपको छत्तीसगढ़ में ये हमारे यहाँ जो हमारा दक्षिण छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर कहीं पर आपको शासन करते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पर उड़ीसा में आप सभी को पता है क्या है, कोरापुट है। क्या है? कोरापुट। यहाँ पर बीजापुर जिले में हमारे यहाँ क्या है, पुष्करी है, पुष्करी, ठीक है। और यहाँ पर आप सभी को पता है क्या है, नंदीवर्धन महाराष्ट्र में। मैंने बताया था पहले भी पिछले क्लास में जब हम वाकाटक वंश का इतिहास पढ़े हैं। तो याद रखिएगा ये लोग शुरुआत में, ये जो नलवंशी शासक है, शुरुआत में कोरापुट उड़ीसा में रहते थे। बाद में इन्होंने नंदीवर्धन पर आक्रमण किया और यहाँ से विजय प्राप्त करने के बाद इन लोगों को लगा कि ये पूरे क्षेत्र को, समूचे क्षेत्र को इतने दूर से कंट्रोल करना मुश्किल होगा। इसीलिए क्या किया भैया, ये लोग यहाँ पर पुष्करी आए। तो हम लोग चूंकि छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग जानते हैं कि इनकी जो राजधानी है, इनकी जो कैपिटल होगी वो पुष्करी होगी। ये बात आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा, ठीक है। यही सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनकी राजधानी पुष्करी थी, भोपालपट्टनम। इसके संस्थापक के रूप में आपको देखने को मिलेगा सिसुक। कौन होंगे इसके संस्थापक? सिसुक इसके संस्थापक होंगे। परंतु इसके रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक कौन है आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा वराहराज को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। याद रखना है इन सब के बारे में। कोरापुट उड़ीसा और बस्तर वाले क्षेत्र में आप इनके शासन को देखते हैं। वास्तविक संस्थापक वराहराज। इसके शासन काल में अगर आप देखेंगे नलवंशी शासक काल में तो आपको स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती हैं। और ये स्वर्ण मुद्राएं अलग अलग जगह से प्राप्त हुए हैं। जैसे कि आपको कुलिया से भी स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं और साथ ही साथ आपको प्राप्त हुए हैं कहाँ से, तो आप याद रखिएगा कोंडा गांव के एडेंगा से भी आपको स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। कोंडा गांव के एडेंगा से जो स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं उनकी संख्या है 32। कितनी है? 32। 32 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, याद रखिएगा। जिसमें से 29 सिक्के जो हैं वराहराज के हैं, एक सिक्का भौदत्त वर्मन का है और याद रखना है आप सभी को 2 सिक्का जो है अर्थपति भट्टारक का है। इन सिक्कों पे देखो, ये जो सिक्के हैं 29 सिक्के वराहराज के, एक सिक्के भौदत्त वर्मन के और 2 अर्थपति भट्टारक के। इन सिक्कों पर क्या लिखा हुआ है? इन सिक्कों पर जैसे कि यहाँ पर 29 सिक्कों में लिखा हुआ है श्री वराह राजस्य। इस एक सिक्के पर क्या लिखा हुआ है? श्री भौदत्त राजस्य। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? श्री अर्थपति राजस्य। ऐसे उत्कीर्ण किया गया है, अर्थात इनके सिक्कों पर इनको राजस्य शब्द के साथ
एक साथ जोड़ करके इनके नामों को लिखा गया है, ये बात भी याद रखेंगे। कोंडागांव के एडेंगा से प्राप्त हुआ है और इन सिक्कों को वर्तमान में नागपुर संग्रहालय में संग्रहित करके रखा गया है। नागपुर संग्रहालय, इसी से आपको फंसा देगा एग्जामिनर, आपको लगेगा रायपुर में होगा, नहीं रायपुर में नहीं है, कहाँ पर है, नागपुर में है। इसके अलावा हमने ये बात देखा था कि नलवंशी शासकों के बारे में हमको कुछ अन्य तथ्य मिलते हैं, जैसे इनकी मुद्राओं पर जो लेख लिखे गए हैं उनकी भाषा क्या है, तो उनकी भाषा है संस्कृत। क्या है, इनकी भाषा संस्कृत है। बड़े अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। और इनके जो सिक्के हैं उन सिक्कों पर अगर आप देखेंगे तो नंदी और अर्धचंद्र की आकृति बनी हुई है इनके सिक्कों पर। बड़े अच्छे तरीके से इस तथ्य को याद रखने की आवश्यकता है आप सभी को। इसके अलावा मैंने बताया था आप सभी को कुलिया और एडेंगा से स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। उसी प्रकार से आपको याद रखना है, कुलिया से आपको मृतभांड, मिट्टियों से संबंधित कोई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मृतभांड याद रखिएगा, कुलिया से प्राप्त हुए हैं और ये शासक नंदराज से संबंधित हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग शासकों का क्रम देखते हैं। तो मैंने आप सभी को उस दिन शासकों का क्रम बताया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था इन शासकों के क्रम में सिसुक, सिसुक के बाद व्याघ्रराज, व्याघ्रराज के बाद वृषभराज, वृषभराज के बाद मैंने बताया था आप सभी को वराहराज, वराहराज के बाद हमने बताया था भवदत्त वर्मन, उसके बाद अर्थपति भट्टारक, स्कंद वर्मन, उसके बाद स्तंभराज, है ना, नंदराज, पृथ्वीराज, उसके बाद हमने देखा था विरूपाक्ष और उसके बाद हमने देखा था क्या, विलासतुंग, विलासतुंग के बाद पृथ्वीव्याघ्र, भीमसेन, नरेंद्र थबल। ये टोटल आपको शासक याद रखने हैं। इन्हीं शासकों का क्रम यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे। तो उससे पहले कौन कौन से शासक थे, उनसे संबंधित कौन कौन से ताम्रपत्र डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो यहीं पर देखते हैं भाई जानकारी के सोर्स क्या है इनसे संबंधित, इनके इतिहास को पढ़ने के लिए। तो देखिएगा इधर अभिलेख लिखा हुआ है, इधर शासक लिखे हुए हैं। तो याद देखिएगा रिद्धिपुर अन्य ताम्रपत्र पिछले क्लास में मैं बता चुका हूँ, वाकाटक वंश के इतिहास जब पढ़ा रहा था तो अभी और बताऊंगा आपको। याद रखना है रिद्धिपुर किससे संबंधित है, भवदत्त वर्मन। केसरीवेड़ा किससे संबंधित है, अर्थपति भट्टारक। पोड़ागढ़ किससे संबंधित है, स्कंद वर्मन। राजिम अभिलेख किससे संबंधित है, विलासतुंग। और कोरापुट जो गंजाम अभिलेख है या गुंजाम अभिलेख है वो किससे संबंधित है, भीमसेन से। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब आपको शासकों का क्रम ये जो मैं बताया हूं ये क्रम याद रखिएगा। देखिए सिसुक, फिर वी का क्यूब, व्याघ्रराज, वृषभराज, वराहराज, भवदत्त वर्मन, अर्थपति भट्टारक, स्कंद वर्मन, स्तंभराज, नंदराज, पृथ्वीराज, विरूपाक्ष, विलासतुंग, पृथ्वीव्याघ्र, भीमसेन और नरेंद्र थबल। अच्छे से इसको याद रखना है। पिछले क्लास में भी मैंने इसको याद करने का तरीका आपको बताया था, वाकाटक वंश। इसीलिए आपको मेरे साथ सीक्वेंस में चीज़ों को पढ़ना है। अगर बीच बीच से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद नहीं होगी। पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है छत्तीसगढ़ का इतिहास, वहां से जाकर के आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। चलो भैया सबसे पहले हम लोग सिसुक के बारे में जानते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर दूंगा उसको अच्छे से सुनना है। पूरी बातें मैंने आगे स्लाइड में लिख दिया है, आप सभी को फिर से एक बार दोहरा दूंगा। यहाँ पर पूरी बातों को अच्छे से सुनना है, बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये सिसुक, इसी को इस वंश का आदि पुरुष कहा जाता है, इसी को इस वंश का संस्थापक कहा जाता है। सिसुक को बड़े अच्छे से याद रखना है, ठीक है। याद रखिएगा इसका उल्लेख जो है पौराणिक कथाओं में मिलता है, इस बात को भी आपको याद रखने की जरूरत है ना। पौराणिक कथाओं में सिसुक का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ेंगे व्याघ्रराज। व्याघ्रराज की बात करेंगे तो मैंने पिछले क्लास में आपको यह बात बताया था कि हमारे यहाँ जब दक्षिण अभियान के लिए समुद्रगुप्त निकलता है तो छत्तीसगढ़ में नलवंशी शासक व्याघ्रराज को वो क्या करता है, पराजित करता है, जो कि हमारे यहाँ के पुष्करी अर्थात महाकांतार के क्षेत्र में शासन कर रहा है, अर्थात बस्तर वाले क्षेत्र में शासन कर रहा है। तो आपको मैंने ये बात पहले बताया हुआ था, याद रखिएगा। ये वही व्याघ्रराज है जिसकी जानकारी आप सभी को समुद्रगुप्त के दरबारी कहे जाने वाले हरिश्रेण के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। उसके बाद आते हैं वृषभराज। इसके बारे में कोई अलग से आपको तथ्य याद रखने की जरूरत नहीं है। कहा जाता है वृषभराज की जो मुहरे हैं भीटा से प्राप्त हुआ था। ये फैक्ट के रूप में याद रख सकते हैं, नहीं रखेंगे तब भी याद आपको चलेगा। वृषभराज की मुहरे भीटा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, ऐसा कहा जाता है। अब आते हैं मोस्ट आईएमपी शासकों में से एक, उनका नाम है वराहराज। क्या नाम है, वराहराज। अच्छे से याद रखना है। वराहराज को नलवंशी शासकों का क्या कहा जाता है भाई, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। याद रखना है, वराहराज को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है।
इसके जो सिक्के एडेंगा से 32 प्राप्त हुए हैं, उनमें से 29 सिक्के किसके हैं? वराह राज के हैं। अच्छे से याद रखना है। और उस पर लिखा हुआ है श्री वराह राजस्य। क्या लिखा हुआ है? श्री वराह राजस्य लिखा हुआ है। 29 सिक्के कोंडा गांव के एडेंगा से प्राप्त हुए हैं। वराह राज के वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर कहे जा रहे हैं नल डायनेस्टी के, नल वंश के। अच्छे से आपको याद रखना है वराह राज जी के बारे में। वराह राज के बारे में याद रखना है, ये शैव धर्म के मानने वाले हैं, शैव के उपासक है, शिव के उपासक हैं। अच्छे से आपको याद रखना है वराह राज। इसके अलावा आपको याद रखना है वराह राज के बारे में कि वराह राज जो है अभी अपने समय पर अब सोने के सिक्के जारी कर रहा है, और इससे पहले इन शासकों के बारे में कहीं पर भी आपने ऐसा नहीं पढ़ा है। तो याद रखिएगा, नलवंशी शासकों में पहला शासक जिसके बारे में हमको साक्ष्य प्राप्त होता है कि जिसने सोने के सिक्के जारी किए हैं, वो व्यक्ति है वराह राज। इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसी के समय मैंने बताया था आप सभी को, वाकाटक वंशी शासक नरेंद्र सेन ने हमला किया, वराह राज के ऊपर हमला किया, और वराह राज उस हमले के दौरान, उस युद्ध के दौरान क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। ये मैंने आपको बताया था। ये पूरी घटना वराह राज का बेटा भवदत्त वर्मन बैठ करके देख रहा है कि उसके पिताजी को किसने हरा दिया है? वाकाटक वंशी शासक नरेंद्र सेन। और भवदत्त वर्मन भी अभी युवावस्था में है, 18, 19, 20 साल की आयु है उसकी। वो अपने पिताजी को हारते हुए देख रहा है, और अब आज कसम खा रहा है कि वाकाटक वंशी शासक नरेंद्र सेन को मैं हरा कर रहूंगा। तो इसी की जानकारी आप अभी अगले शासक के रूप में भवदत्त वर्मन के रूप में देखेंगे। भवदत्त वर्मन जो कि नलवंशी शासकों में सबसे ज्यादा प्रतापी शासक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, याद रखना है। सर्वाधिक प्रतापी शासक नलवंशी शासकों में कौन हुआ? याद रखिएगा, भवदत्त वर्मन। कौन है? भवदत्त वर्मन। भवदत्त वर्मन ने अपने पिता को पराजित होते हुए देखा है। यही कारण है कि ये क्या करेगा? ये जा करके नरेंद्र सेन जो कि वाकाटक वंशी शासक है, उसको हराने की कोशिश करेगा, और उसको हरा भी देगा। अच्छे से याद रखना है। और उसकी जो राजधानी है नंदीवर्धन, पिछले क्लास में मैंने बताया था, वाकाटक वंशी शासकों की जो राजधानी है वो है नंदीवर्धन। उस नंदीवर्धन को क्या करेगा भाई? उस नंदीवर्धन को तहस नहस कर देगा, पूरा छिन्न भिन्न कर देगा। कौन? भवदत्त वर्मन अपने पिताजी का बदला लेने के लिए गया है, वाकाटक वंशी शासक नरेंद्र सेन को पराजित किया है, उसकी राजधानी को छिन्न भिन्न कर दिया है। ये सभी प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त होती है रिद्धिपुर अभिलेख से। अच्छे से याद रखना है, रिद्धिपुर अभिलेख से। आपको मैंने बताया कि एडेंगा से कुल टोटल 32 सिक्के मिले हैं, उसमें से एक सोने के सिक्के भवदत्त वर्मन के हैं, याद रखना है। भवदत्त वर्मन के भी सिक्कों पर क्या लिखा हुआ है? श्री भवदत्त राजस्य। जिस प्रकार से इसके सिक्के पर क्या लिखा हुआ था? श्री वराह राजस्य, उसी प्रकार से इसके सिक्के पर लिखा हुआ है श्री भवदत्त राजस्य। कहा जाता है कि ये जो भवदत्त वर्मन है वो शिव के महेश्वर और कार्तिकेय के उपासक थे, याद रखना है। महेश्वर स्वरूप मतलब शिव जी की पुजारी, और याद रखना है कार्तिकेय के पुजारी थे, है ना, उपासक थे भवदत्त वर्मन। कार्तिकेय और शिव जी के उपासक थे कौन? भवदत्त वर्मन। इनकी पत्नी का नाम था अचाली भट्टारिका। क्या नाम था? अचाली भट्टारिका। इसके साथ इसका विवाह हुआ था, उससे इसको 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। इसके बड़े बेटे का नाम था अर्थपति भट्टारक, और छोटे का नाम था क्या? स्कंद वर्मन। बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है, अर्थपति भट्टारक और स्कंद वर्मन दोनों इसके बेटे हैं। पत्नी का नाम है अचाली भट्टारिका। इसके समय पर याद रखिएगा, इनका जो शासन है वो कोरापुट से लेकर के कहां तक फैल जा रहा है ना? नंदीवर्धन अर्थात महाराष्ट्र के नागपुर तक इसका शासन फैल जा रहा है भवदत्त वर्मन का। बड़े अच्छे तरीके से इस बात को याद रखने की जरूरत है आप सभी को। इस सब की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? रिद्धिपुर अभिलेख के बारे में मिलती है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। इस बात को याद रखना है आप सभी को। अर्थपति भट्टारक ये इसका बड़ा बेटा है, ये इसका बड़ा बेटा, याद रखना है। चूंकि भवदत्त वर्मन ने अभी कुछ देर पहले मैंने बताया है किसको पराजित किया था, तो वाकाटक वंशी शासक मैंने बताया था यहां पर कौन? नरेंद्र सेन। नरेंद्र सेन। और वाकाटक वंश का जब इतिहास पढ़ रहे थे तो हमने देखा था इसका, नरेंद्र सेन का बेटा क्या उन्हें? पृथ्वी सेन सेकंड इसका क्या है? बेटा है। चूंकि इस भवदत्त वर्मन ने पराजित कर दिया है वाकाटक वंशी शासक नरेंद्र सेन को, और इसकी राजधानी को क्या कर दिया है? अस्त व्यस्त कर दिया है, छिन्न भिन्न कर दिया है, पूरा हानि पहुंचा दिया है। किसने? भवदत्त वर्मन ने। चूंकि इसका बेटा कौन है? पृथ्वी सेन द्वितीय। ये भी देख रहा है अब कि मेरे पिताजी को कौन हरा रहा है? भवदत्त वर्मन।
ये भी कसम खाता है कि मैं भी अपने पिताजी का जो अपमान हुआ है, जो हमारी राजधानी को छिन्न भिन्न किया गया है, इसका बदला लूंगा। और इस कसम के साथ वो इसके ऊपर आक्रमण करता है। किसके ऊपर? भवदत्त वर्मन को तो मारना चाहता था, लेकिन चूंकि वो पहले ही मर चुका था इसलिए उसने आक्रमण किया। तो यहां पर शासक कौन है इस समय? अर्थपति भट्टारक। और ये आक्रमण की जानकारी कहां से मिलती है? केसरी बेड़ा अभिलेख से। केसरी बेड़ा अभिलेख के अनुसार अर्थपति भट्टारक को किसने पराजित किया था? पृथ्वीसेन सेकंड ने, जो कि वाकाटक वंशी शासक है। अच्छे से आपको याद रखना है, यह भी शैव धर्म का उपासक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद आते हैं शासक कौन? स्कंदवर्मन। चूंकि स्कंदवर्मन जो है अर्थपति भट्टारक का छोटा भाई है और भवदत्त वर्मन का छोटा बेटा है। चूंकि इसके क्या है भाई, इसके बड़े भाई को कौन हरा दे रहा है? पृथ्वीसेन द्वितीय। इसलिए यह भी कसम खाता है जिस तरीके से भवदत्त वर्मन ने इसकी राजधानी को, है ना, नंदीवर्धन को छिन्न भिन्न कर दिया था, उसी प्रकार से पृथ्वीसेन द्वितीय ने अर्थपति भट्टारक को पराजित किया और इसकी राजधानी के, है ना, क्या है, पुष्करी, उसको क्या कर दिया था? तहस नहस। और इसको देख रहा है कौन? उसका छोटा भाई स्कंदवर्मन। इसने भी कसम खाया मैं अपने बड़े भाई के पराजय का बदला लूंगा। और इसने जिस वकाटक वंशी शासक को हराया था उसका नाम क्या देखे थे हम लोग? देवसेन। तो ये देवसेन को पराजित करता है, उसके बाद वापिस आता है और यहां पर ये क्या करता है? अपनी राजधानी पुष्करी को पुनः, है ना, व्यवस्थित करवाता है। पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर बनवाता है और उस पोड़ागढ़ अभिलेख में लिखवाता है कि भाई, वो वहां पर लिखवाएगा कि स्कंदवर्मन कि हम विजय हैं और विजय रहेंगे। ऐसा उस अभिलेख की शुरुआत होती है। पोड़ागढ़ अभिलेख, विष्णु मंदिर बनवा रहा है। इसी से जानकारी प्राप्त होता है कि ये वैष्णव धर्म का उपासक था। ठीक है। इसके बाद आपको स्तबराज, उसके बाद नंदराज, पृथ्वीराज, विरूपाक्ष, विलासतुंग के बारे में आपको बहुत कुछ जानकारी नहीं मिलता है। स्तबराज को आप सीक्वेंस के लिए याद रखेंगे। नंदराज को याद रखना है। नंदराज कुलिया से इसके स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, याद रखना है। इनके स्वर्ण मुद्राओं को, जो कुलिया से प्राप्त हुए हैं, उनके स्वर्ण मुद्राओं को किसने पढ़ा है? लक्ष्मी शंकर निगम जी ने पढ़ा है। लक्ष्मी शंकर निगम जी ने अध्ययन किया है उन सिक्कों के ऊपर, कुलिया से प्राप्त सिक्कों के ऊपर, याद रखना है। उसके बाद कौन आते हैं? पृथ्वीराज। ठीक है, नंदराज ने नहीं, सॉरी, याद रखेंगे। स्तबराज के क्या मिले भाई, है ना, याद रखिएगा। ठीक है, स्तबराज के कुलिया से सिक्के प्राप्त हुए हैं, जबकि नंदराज के समय क्या हुआ था? नंदराज के समय आपको मिट्टी के मृदभान प्राप्त हुए थे। इस बात को याद रखना है, मिट्टी के मृदभान प्राप्त हुए थे नंदराज के समय, याद रखना है। इसी के समय वेंगी के चालुक्य वंशी शासक कीर्तिवर्मन प्रथम का आक्रमण हुआ था नंदराज के समय। पृथ्वीराज की बात करेंगे तो ये शिव जी के विरूपाक्ष अवतार के, है ना, पुजारी थे। और विरूपाक्ष को याद रखना है, ये विलासतुंग के पिता थे। यही इनकी आइडेंटिटी है इस वंशावली में। विलासतुंग की बात करते हैं तो राजिम शिलालेख से इनके बारे में जानकारी मिलती है कि इन्होंने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि अभी वर्तमान में महानदी, पैरी और सोंडूर तीनों के संगम पर स्थित राजिम, जो कि गरियाबंद जिले में है, वहां पर स्थित है। राजीव लोचन मंदिर जो है विष्णु जी का मंदिर है, याद रखिएगा। इसको पंचायतन शैली में बनाया गया था, इस बात को याद रखना है। और राजिम शिलालेख की बात करेंगे, यहां से इसके बारे में जानकारी मिलती है। और यह शिलालेख छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास को जानने के लिए सबसे सहायक सोर्स में से एक है, इस बात को भी याद रखना है। राजिम शिलालेख से ये और जानकारी प्राप्त होती है कि विलासतुंग जो था पांडु वंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन का क्या था? समकालीन था। उसके बाद पृथ्वी व्याघ्र को याद रखना है। फिर भीमसेन को याद रखना है, कोरापुट गुंजाम से इसके बारे में अभिलेख प्राप्त होते हैं, याद रखिएगा। इसने भीमपुर नामक शहर बसाया था। फिर याद आता है आपको अंतिम शासक नरेंद्र थबल, जो कि नल वंश का अंतिम शासक है। ये इनका पूरा समूचा इतिहास है, जिसको मैंने एक साथ आपको बोल करके बताया है। चलो, इनको हमने देखा हुआ है, इन्हीं पर हम लोग आगे चीजों को देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है इन सब के बारे में। देखो, मैंने बताया था शिशुक आदि पुरुष कहलाता है, संस्थापक, है ना। पौराणिक साहित्य में उल्लेख मिलता है किसके बारे में? शिशुक के बारे में। वाकाटक वंशी शासक प्रवरसेन प्रथम का समकालीन था, ऐसा माना जाता है। कौन? शिशुक के बारे में। संस्थापक शिशुक, आदि पुरुष शिशुक। पौराणिक कथाओं में उल्लेख किसका है? शिशुक का। प्रवरसेन प्रथम जो कि वाकाटक वंशी शासक है, उसका समकालीन कौन है? शिशुक। ठीक है। इसके बाद हमने बात किया था किसके ऊपर? व्याघ्रराज। हरिश्रेण की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान के दौरान जिस शासक को पराजित किया था, वो शासक कौन था? व्याघ्रराज।
ऐसा मानना है इतिहासकारों का। इन्हीं को पराजित करने के बाद समुद्रगुप्त ने व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की थी। समझ रहे हो, ऐसा भी कहते हैं कई लोग। उसके बाद आते हैं वृषभराज। तो मैंने बताया था इसके सिक्के या मुहरे, इसके मुहरे भींटा से प्राप्त हुआ है। कहां से? भींटा से प्राप्त हुआ है। ऐसा याद रख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आप सभी के लिए, है ना। जो तथ्य है मैं वो आपको बता देता हूं। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने बताया आप सभी को वराहराज को, इसी को रियल फाउंडर कहते हैं, नल डायनेस्टी का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, इसके 29 सिक्के प्राप्त हुए एडेंगा कोंडा गांव से, जिस पर क्या लिखा हुआ है? श्री वराहराजस्य, है ना। और वो जो सिक्के हैं उसकी भाषा क्या है? संस्कृत उसकी भाषा है, आपको याद रखनी है। श्री वराहराजस्य शैव धर्मावलंबी था, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। वाकाटक वंशी शासक वराहराज के समय जो आक्रमण करता है उसका क्या नाम था? तो मैंने बताया था नरेंद्र सेन। कुछ देर पहले ही मैंने बताया था नरेंद्र सेन। और इस नरेंद्र सेन ने इसको हरा दिया था वराहराज को। और इसका बेटा कौन है? भवदत्त वर्मन, जो कि ये बैठ करके देख रहा है और इसी की प्रतिशोध की भावना में वो जल रहा है। ये मैंने आपको कुछ देर पहले बताया हुआ है, याद रखना है। भवदत्त वर्मन नलवंशी शासकों में सबसे सर्वाधिक प्रतापी माना जाता है, ये मैंने आपको बताया है। एडेंगा से प्राप्त जो 32 सिक्के हैं उसमें से 29 वराहराज के हैं, एक इसका है और 2 अर्थपति भट्टारक का है। इसके सिक्के पर क्या लिखा हुआ है? श्री भवदत्त राजस्य लिखा हुआ है, याद रखना है। वाकाटक वंशी शासक नरेंद्र सेन को क्या किया था? इसने पराजित किया था। और उसकी राजधानी नंदीवर्धन को क्या किया था? इसने तहस नहस कर दिया था, ये मैंने आप सभी को बताया हुआ है। इसके बाद मैंने बताया है कि भाई इसकी जानकारी आपको किस अभिलेख से मिलती है? रिद्धिपुर ताम्रपत्र से या रिद्धिपुर अभिलेख से मिलती है, याद रखिएगा अच्छे से, है ना। इसकी पत्नी का नाम था अचाली भट्टारिका और इसी से इसका क्या हुआ था? इसको 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। एक को कहते हैं क्या? मैंने बताया स्कंदवर्मन, एक को कहते हैं अर्थपति भट्टारक। अर्थपति भट्टारक बड़ा बेटा है, स्कंदवर्मन छोटा बेटा है, याद रखना है। इसने भट्टारक और, है ना, क्या भाई भट्टारक के साथ साथ इसने कौन सा उपाधि धारण किया था? महाराज की उपाधि इसने धारण किया था। देखो यहां पर लिखा हुआ है, दोनों का विवाह हुआ है ना। 2 पुत्र हैं, अर्थपति और स्कंदवर्मन। बड़ा बेटा अर्थपति, छोटा स्कंदवर्मन। भवदत्त वर्मन भगवान शिव और कार्तिकेय के उपासक थे, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बाद अर्थपति भट्टारक भवदत्त वर्मन का ज्येष्ठ पुत्र या बड़ा बेटा, शिव का उपासक था। वाकाटक वंशी शासक पृथ्वीसेन द्वितीय के आक्रमण और इसकी राजधानी पुष्करी को इसने तहस नहस किया, ये जानकारी मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है स्कंदवर्मन। स्कंदवर्मन जो है ना, भवदत्त वर्मन का छोटा बेटा है और अर्थपति भट्टारक का छोटा भाई है। चूंकि ये अपने भाई का बदला लेने के लिए जाता है और वाकाटक वंशी शासक किसको पराजित कर देता है? तो आपको पता होगा अच्छे से, इसने देवसेन को पराजित किया था। उसके बाद अपनी राजधानी जिसको तहस नहस कर दिया था पृथ्वीसेन द्वितीय ने, उसको पुनः बसाया और पोड़ागढ़ में एक विष्णु मंदिर बनवाया और वहां पर उसने उत्कीर्ण करवाया पहले लाइन में कि हम विजय हैं और विजय रहेंगे, ऐसा उसने उत्कीर्ण करवाया। और ये चूंकि विष्णु मंदिर बनवा रहा है तो इससे आपको पता चलता है ये कौन से धर्म का उपासक होगा? वैष्णव धर्म का उपासक था, ये आपको पता चलता है, ये मैं बता चुका हूं आपको। आगे बढ़ते हैं। स्तबराज, यही मैं बताया था, स्तबराज के कुलिया से स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। देखो स्वर्ण सिक्के जिसका अध्ययन लक्ष्मी शंकर निगम के द्वारा किया गया है। इसके बाद हमने देखा था नंदराज, नंदराज के कुलिया से आपको मृदभान प्राप्त हुए हैं। और इसी के समय वेंगी के चालुक्य वंशी शासक कीर्तिवर्मन प्रथम का क्या हुआ था? आक्रमण हुआ था, इस बात को याद रखना है। देखो भाई पेन घुमा करके नहीं पढ़ा रहा हूं, तथ्यों को लिख दिया हूं ताकि आपका टाइम बचे, समझ रहे हो। लिखवा देता तो यही क्लास 1 घंटे से ऊपर की हो जाती, समझ रहे हो ना, याद रखिएगा। ठीक है, कुलिया से मेदभान प्राप्त हुए हैं। वेंगी के चालुक्य वंशी शासक कीर्तिवर्मन प्रथम ने आक्रमण किया था। उसके बाद मैं बता रहा हूं पृथ्वीराज, है ना। पृथ्वीराज के बारे में क्या रखना है? तो पृथ्वीराज के बारे में आपको मैंने बताया हुआ था भाई कि भगवान शिव के विरूपाक्ष रूप के पुजारी थे, उपासक थे। विरूपाक्ष की आइडेंटिटी मैंने बताया था क्या? विलासतुंग के पिता हैं। फिर विलासतुंग जी के बारे में मैंने बताया था विलासतुंग राजिम अभिलेख, राजिम अभिलेख के साथ साथ मैंने बताया था राजीव लोचन मंदिर। राजीव लोचन मंदिर कौन सी शैली में बना था? पंचायतन शैली में बना था। कौन से देवता को समर्पित है? विष्णु देवता को समर्पित है। कौन से जिले में है वर्तमान में? गरियाबंद जिले में है। कौन से नदियों के संगम पर है? महानदी पैरी और सोंढूर के संगम पर है। यहां पर प्रसाद के रूप में क्या दिया जाता है? पीड़िया दिया जाता है। इस राजीव लोचन मंदिर का
जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो पृथ्वीदेव सेकंड के सेनापति जगतपाल के द्वारा। बाद में मैं पढ़ाऊंगा, उस समय और बताऊंगा, याद रखना है आप सभी को, ठीक है। राजिम शिलालेख जो है प्राचीन इतिहास को जानने का प्रमुख सोर्स है, ये मैंने बताया था। इस राजिम शिलालेख से 3 शासकों की जानकारी मिलती है, याद रखना है। विलासतुंग के पिताजी विरूपाक्ष और विरूपाक्ष के पिताजी पृथ्वीराज के बारे में, अर्थात है ना दादा, पिता और है ना बेटे, ये तीनों की जानकारी एक साथ कहां से मिलती है? राजिम शिलालेख से। अच्छे से आपको याद रखना है। इसके अलावा मैंने बताया था इसी के समकालीन कौन है? तो याद रखना है विलासतुंग के समकालीन पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन है, ये मैंने बताया था। और ये भी क्या है? वैष्णव धर्म का उपासक है, ये भी हमने देखा था। फिर कौन आते हैं? पृथ्वी व्याघ्र। पृथ्वी व्याघ्र के बारे में बहुत सारी चीजें आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। पृथ्वी व्याघ्र के बारे में आपको बस इतना जान लेना है कि इसका पल्लव वंशी शासक है ना नंदीवर्धन, उसके उदयनदिरम है ना तानपत्र से इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। उदयदिरम लिख देते हैं भाई। उदयदिरम दानपत्र से जानकारी, इतना ही याद रखना है। उदयदिरम दानपत्र। तो आप कहेंगे भाई कि उदयदिरम जो आप लिखवा रहे हैं सर ये है किसका? तो याद रखना पल्लव शासक नंदीवर्धन। किसका? पल्लव शासक, पल्लव वंशी शासक, याद रखना कौन? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन के बारे में याद रखिएगा, ठीक है। इसी का है ये उदयनिरम दानपत्र, उससे इसके बारे में जानकारी मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। भीमसेन के बारे में याद रखना है। गंजाम या गुंजाम कोरापुट उड़ीसा से जो आपको ताम्रपत्र मिला हुआ है वो भीमसेन का है, और इसने भीमपुर नामक शहर बसाया था। बस इतना याद रखना है। नरेंद्र थबल इस नलवंशी शासकों का अंतिम शासक है। माना जाता है हमारे यहाँ कलचुरी शासकों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप नलवंशी शासकों का क्या हुआ था? खात्मा हुआ था, समाप्ति हुआ था, ऐसा माना जाता है। तो अच्छे से इन सभी बातों को याद रखना है। देखिए आज हमने बड़े ही जल्दी से, बड़े ही स्पीड से आज नल वंश को हमने कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में आप सभी के लिए मैं छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री के सेक्शन में लेकर के आऊँगा। हमारे यहाँ राजा श्रीतुल्य वंश, पर्वत द्वारक वंश है ना, सरबपुरी वंश, इन शासकों के बारे में हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। वहाँ पर हम इन सबके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। फिर पांडुवंश बचता है, फिर हम लोग चलेंगे कलचुरी शासकों की ओर, ठीक है भैया। तो चैनल को करें सब्सक्राइब और दोस्तों को करें शेयर, लाइक कमेंट और शेयर करना आपको भूलना नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा इनको लोगों तक आपको पहुंचाना है। फ्री क्लासेस का बेनिफिट आपको उठाना है। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।